दोस्तों, इंसान आज कितनी भी कोशिश कर ले, इस अनंत फैलाव वाले ब्रह्मांड को कभी समझ ही नहीं सकता है। आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूर है कि हम हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर ऑब्जेक्ट में घट रही घटनाओं को महसूस जरूर कर सकते हैं। हमारी नाक के अगल बगल लगे ये दो प्राकृतिक चश्मे हमें ब्रह्मांड में घट रही हर प्रक्रियाओं की जानकारी देते रहते हैं। कुछ रहस्यमय चीजें तो हमें हमारे घर पृथ्वी पर ही देखने को मिल जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में आने वाले कुछ सालों में होने वाली खगोलीय घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं, जो वाकई में आपको हैरान करके रख देगी। और पृथ्वी पर आखिर वह नीली क्या रोशनी थी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रहस्यमयी चमक। दोस्तों, भूकंप, बवंडर, सुनामी, बर्फ के तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं जितनी दिलचस्प है उतनी ही खतरनाक भी है। केवल कुछ मिनट के अंदर ही हमें प्रकृति की ताकत का अंदाजा दे देती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि बिजली कड़कना उन अद्भुत चीजों में से एक है जो प्रकृति ने हमें देखने का मौका दिया है। जबकि हम जानते हैं कि बिजली कड़कना एक आम बात है और हम सब ने एक ना एक बार तो जरूर देखा है कैसे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज बादलों की दुनिया से निकलकर जमीन पर गिरता है। हालांकि पृथ्वी पर बहुत तरह की बिजलियां कड़कती है और इसी तरह कुछ समय पहले बिजली की एक चमक विज्ञान में दिलचस्पी का केंद्र बन गई। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने वातावरण की ऊपरी सतह स्ट्रेटोस्फीयर में बिजली की नीली चमक देखी, जो केवल कुछ मिली सेकेंड्स के लिए निकलती थी और उसके तुरंत बाद ही गायब हो जाती थी। ये घटना लंबे समय तक साबित नहीं हो पाई, लेकिन नासा अभी कुछ समय पहले ही इस अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद करने में सफल हो गया। इनका नाम ब्लू जेट्स रखा गया और इसके बाद पूरी दुनिया ने इसे देखा। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल वैज्ञानिकों के सामने यह था कि ये ब्लू जेट्स बाकी बिजली कड़कने की चमक से अलग क्यों हैं। और तो और इन जेट्स ने तो बिजली गिरने की दिशा ही बदल दी, क्योंकि ये हमेशा ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाते हैं और इसलिए धरती से इनका अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे आधुनिक युग के महाआधुनिक यंत्र इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे इस काम में मदद कर रहा है। वो कई सालों से इन ब्लू जेट्स पर नजर रखे हुए हैं। साल 2018 में ISS के हाथ बड़ी कामयाबी लगी, क्योंकि इसने घने काले तूफान के बादल से 5 ब्लू जेट्स को निकलते देखा। वैसे इसकी तस्वीरें तो किसी साई-फाई फिल्म की तरह लग रही है। ब्लू जेट्स का रहस्य। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ब्लू जेट्स तब उत्पन्न होते हैं जब एक पॉजिटिवली चार्ज बादल किसी नेगेटिवली चार्ज बादल से टकराता है, और फिर जब ये टकराव अपने ऊपर की हवा के संपर्क में आता है तो ऊपर की तरफ एक रास्ता बन जाता होगा, जिससे ये इलेक्ट्रिक चार्ज ऊपर की ओर भागता है। बावजूद इसके ब्लू जेट्स का अध्ययन अभी भी अपने शुरुआती दौर में ही है। हम केवल इतना जानते हैं कि ये पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर ऊपर बनते हैं और इनका इलेक्ट्रिक चार्ज लगभग 24 किलोमीटर ऊपर तक जाने के बाद छिन्न भिन्न हो जाता है। एक और दिलचस्प फेनोमेना एल्फ्स, जो इन ब्लू जेट्स का ही एक प्रकार है, वो भी अपने अध्ययन किए जाने का इंतजार कर रहा है। ये एल्फ्स बनते तो उन्हीं ब्लू जेट्स की तरह है, लेकिन जब भी खत्म होने वाले होते हैं तब ये आसमान में एक बड़ी सी अंगूठी के आकार के हो जाते हैं और फिर वो आकार बड़ा होते होते खत्म हो जाता है। गजब की बात तो यह है कि ये सब 1 सेकंड की भी छोटे से हिस्से में हो जाता है। रिसर्चर्स का मानना है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस है जो वातावरण के आयोनोस्फीयर में बनती है। खुद को ही नष्ट करने वाला उल्का पिंड। चलिए हम साथ मिलकर उन घटनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं जो ब्रह्मांड में घट रही है, और ये बहुत ही दिलचस्प घटनाएं हैं। और इन्हीं में से एक उत्सुकता भरी घटना साल 2013 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। अगर विस्तार से कहे तो ये एक उल्का पिंड P/2013 R3 था, जो बिना किसी कारण के अपने आप में ही नष्ट होना शुरू हो गया। वैज्ञानिकों को लगा कि कोई इतनी बड़ी बॉडी तो तभी टुकड़े टुकड़े हो सकती है जब ये किसी दूसरी विशालकाय बॉडी से टकराए, लेकिन उस उल्कापिंड के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था और इस तरह वैज्ञानिकों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। तो फिर ऐसा क्या था जिसने उस उल्कापिंड को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया? जानकारों ने इसे सूर्य की रेडिएशन पावर का उदाहरण देते हुए समझाया। रेडिएशन एक ऐसी खतरनाक महाशक्ति है जो दिखती तो नहीं है, लेकिन बड़ी से बड़ी चीज को नष्ट करने की ताकत रखती है। ऐसा ही कुछ हुआ उस उल्कापिंड के साथ। उस पर लगातार बहुत लंबे समय से रेडिएशन का आक्रमण होता रहा, जिससे उसके घूमने की गति लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अब यहाँ पर एक ऐसा वक्त आता है जब उसके घूमने की गति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ग्रेविटी और इंटरमोलिकुलर ताकतें उस पिंड के मास को पकड़ कर नहीं रख पाई और वो कई टुकड़ों में टूट गया। P/2013 R3 उल्कापिंड 10 टुकड़ों में टूट गया, जिसमें हर टुकड़े का भार 2 लाख टन से भी ज्यादा था। शुक्र ग्रह का ट्रांसिट। जब शुक्र ग्रह सूरज के सामने से गुजरता है तब उसे वीनस ट्रांसिट कहते हैं। जब यह होता है तो सूरज के अनंत प्रकाश के सामने शुक्र केवल एक गोला काला धब्बा सा नजर आता है। यह ना ही केवल उत्सुकता भरी घटना है, बल्कि बहुत ही अद्भुत खगोलीय घटना है।
कम से कम हमारे ग्रह की सापेक्षता में तो ये बहुत ही दिलचस्प लगता है। पृथ्वी और शुक्र ग्रह की ऑर्बिट की कैलकुलेशंस बताते हैं कि हम ये घटना 243 दिन में केवल 4 बार ही देख सकते हैं। अगर आपने भी मेरी तरह इस 6 जून 2012 वाले वीनस ट्रांसिट को छोड़ दिया तो बदकिस्मती से एक बुरी खबर है कि अगला वीनस ट्रांसिट दिसंबर 2117 को होगा। हाँ दोस्तों, वो 243 दिन में 4 बार देखने वाली कैलकुलेशन तो सही है, लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड हमारे साथ खेल खेल जाता है। नीला चांद। आपने खून वाले लाल चांद के बारे में तो सुना ही होगा। जब कभी भी पृथ्वी चांद और सूरज के बीच में आती है तब हमारा चंदा मामा बिल्कुल खिले हुए लाल रंग से चमकने लगता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि सूरज से आ रही रोशनी को पृथ्वी का वातावरण छान लेता है, जिससे वो रोशनी लाल होकर चांद पर गिरती है और चांद लाल दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी नीले चांद को कहीं देखा है या सुना है? ये घटना केवल 2.5 साल में एक बार होती है। एक सेकेंड, कहीं आप भी नीले चांद को सुनकर नीले रंग के चांद की कल्पना तो नहीं कर रहे हैं? असल में नीले चांद का मतलब होता है एक ही महीने में दूसरी बार पूर्णिमा होना। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं जैसे जंगल की भीषण आग या किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने के कारण ये चांद नीले रंग का भी दिखाई पड़ता है। अगर पूरी बात कहे तो नीला चांद एक सत्य भी है और एक मिथ भी है, जिसे हम 100% सच तो नहीं मान सकते हैं। टोटल सोलर एक्लिप्स। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाए तो यह हमारे सौरमंडल के मध्य बिंदु को थोड़ा सा या फिर पूरी तरह से ढक लेता है। असल में इस घटना के दौरान चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण हमें सूर्य पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है और कुछ मिनट के लिए पृथ्वी पर पूरा अंधकार छा जाता है। पूरा सूर्य ग्रहण केवल कुछ जगहों पर ही देखा जा सकता है, जबकि बहुत सी जगहों पर चांद सूरज के केवल थोड़े से हिस्से को ढकता ही दिखाई देता है, जिसे हम आधा सूर्य ग्रहण कह सकते हैं। आखिरी पूरा सूर्य ग्रहण 11 अगस्त 1999 को यूरोप में देखा गया था। अगली बार 3 सितंबर 2081 को फिर से चांद पृथ्वी पर दिन को अचानक से पूरी अंधेरी रात में बदल देगा। बृहस्पति पर 3 बार चंद्र ग्रहण। पृथ्वी से सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों ही बहुत अद्भुत नजारे होते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये घटनाएं 3-3 बार हो तो क्या होगा। खैर, पृथ्वी पर तो ये संभव नहीं है, लेकिन जुपिटर ग्रह पर यह होता है। वैसे तो जुपिटर के 79 चांद है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां पर 79 चंद्र ग्रहण होते हैं? लेकिन नहीं दोस्तों, चंद्र ग्रहण होने के लिए एक चांद का अपने ग्रह की तुलना में एक निश्चित आकार होना जरूरी है। और आप तो जानते ही होंगे कि जुपिटर का आकार कितना बड़ा है, और उसके आकार की तुलना उसके मून से तो की ही नहीं जा सकती है। वहां पर कोई ऐसा चांद नहीं है जो अकेला पूर्ण चंद्र ग्रहण कर सके। लेकिन 3 गैलीलियन चांद कैलिस्टो, यूरोपा और आयो वहां पर एक साथ चंद्र ग्रहण करते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस अनोखे दृश्य को कैमरे में तो कैद किया था, लेकिन आज भी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि जुपिटर से चंद्र ग्रहण कैसा दिखता होगा। कैलकुलेशन बताती हैं कि अगली बार ये तीनों चांद 2032 में जुपिटर पर चंद्र ग्रहण करेंगे। हेलिस धूमकेतु। ये धूमकेतु पृथ्वी के एक दूर के दोस्त की तरह है। हेली धूमकेतु 75 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है, और जाहिर सी बात है जब ये सूरज के पास आता है तो हम बिना किसी टेलीस्कोप के इसे देख पाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल के लोगों ने भी इसे देखा था और ना जाने क्या क्या कहानियां भी बना ली थी। इस धूमकेतु का नाम सर एडमंड हेली के नाम पर पड़ा था। पिछली बार 1986 में देखा गया, मतलब अगली बार ये हमें 2061 में देखने को मिलेगा। लियोनिड्स। दोस्तों, 17 नवंबर को यदि कोई लियो तारामंडल की ओर देखता है तो बहुत चांसेस हैं कि उसे उल्कापिंडों की एक मनमोहक बारिश देखने को मिल जाए, जिन्हें लियोनिड्स कहते हैं। इन छोटे उल्कापिंडों का स्रोत होगा एक धूमकेतु। जब यह विशालकाय धूमकेतु सूरज के पास से गुजरेगा तो इसमें असंख्य छोटे छोटे पत्थर टूटकर ब्रह्मांड में फैलेंगे। हर साल हमारी पृथ्वी इस धूमकेतु के ऑर्बिट के पास से ही गुजरती है, जिसके कारण हम बहुत चांसेस हैं कि पृथ्वी का वातावरण इन छोटे छोटे पत्थरों का स्वागत करे। इन सभी पत्थरों का भार लगभग 12 टन से भी ज्यादा होगा, और जब ये पृथ्वी के वातावरण में आएंगे तो बिल्कुल उल्कापिंडों की एक लहर की तरह एक सुंदर दृश्य दिखेगा। लेकिन दोस्तों, इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह को छूने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। गोलाकार तारों का समूह। दोस्तों, हमारी अपनी गैलेक्सी में ही 150 से भी ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर यह तारा समूह मौजूद है। ये ब्रह्मांड में बहुत घनी आबादी वाली जगह है जहां पर हजारों लाखों तारे मौजूद है। इन तारा समूह के बीच में हमें सबसे ज्यादा तारे देखने को मिलते हैं, जिनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। वहीं जैसे जैसे हम इनके किनारों की ओर बढ़ते हैं तो इन तारों के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। कुछ साल पहले ही रिसर्चर्स ने एक ऐसी जगह खोजी जो किसी तारा समूह के बनने के शुरुआती दौर को दिखाती है। अनुमान के मुताबिक हजारों साल बाद भविष्य में यहाँ पर एक तारा समूह बनने वाला है। वैज्ञानिक अभी भी इस पर और ऐसी भी बाकी जगहों पर नजर टिकाए हैं ताकि वह तारा समूह बनाने की प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाए। जुपिटर पर सफेद धब्बे। कई दशकों तक वैज्ञानिकों को इस बात का पता नहीं था कि जुपिटर की सतह पर ये सफेद धब्बे क्यों हैं, जबकि आज इसका सटीक जवाब हमारे पास है। ये सफेद धब्बे परिणाम है उन भयंकर और महाविनाशी तूफानों का जो जुपिटर पर लगातार हजारों सालों तक चलते रहते हैं। इन्हीं तूफानों के कारण हर 30 साल में जुपिटर के उत्तरी ध्रुव पर ये सफेद धब्बे दिखते हैं।
इन सफेद तूफानों को बनाने में अमोनिया वाले बादलों का बहुत बड़ा हाथ है। इन तूफानों का आकार लगभग पूरी पृथ्वी के रेडियस के बराबर होता है। और तो रिसर्चर्स बताते हैं कि जुपिटर के तूफान हमारी पृथ्वी के तूफानों से 10,000 गुना ज्यादा विनाशक होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये घटनाएं आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।